सीएम धामी ने रचा एक और इतिहास, बीजेपी के लिए मील का पत्थर साबित हुए। सबसे लंबा सीएम का कार्यकाल किया पूरा। सीएम धामी का 3 साल 358 दिन का कार्यकाल, त्रिवेंद्र सिंह रावत को सीएम धामी ने पीछे छोड़ा। सीएम धामी ने रचा एक और इतिहास। बड़ी खबर देहरादून से इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। सबसे लंबा सीएम का कार्यकाल पूरा किया और 3 साल 358 दिन का कार्यकाल। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई और हाईकोर्ट ने सरकार को न्यायालय से बड़ी राहत दी है, जिसके तहत अब सरकार को चुनाव कराने की अनुमति मिल चुकी है। हाईकोर्ट में राज्य सरकार और याचिकाकर्ता के अधिवक्ताओं ने अपना पक्ष रखा था, जिसके तहत सरकार को काउंटर पेश करने के लिए 3 हफ्ते का समय दिया गया है। वहीं नॉमिनेशन फाइल करने की आखिरी तारीख 3 दिन बढ़ाई गई है। साथ ही पूरा चुनावी कार्यक्रम 3 दिन के लिए भी आगे बढ़ाया गया है। पंचायत चुनाव के लिए अब निर्वाचन आयोग नए तरीके से चुनाव कार्यक्रम जारी करेगा। अधिवक्ता महोदय ने अभी आप लोगों को ब्रीफ किया है कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस सर की कोर्ट में जो डिसीजन हुआ है, स्टे वैकेट हुआ है और एक हमें नया शेड्यूल जारी करना है, जिसको कि इलेक्शन कमीशन के परामर्श से सरकार के द्वारा नया शेड्यूल जारी किया जाएगा। और इलेक्शन जैसा कि हमने पहले भी कमिट किया था, सरकार का कमिटमेंट था कि जुलाई महीने में हम कंप्लीट कर लेंगे, तो हमारे इलेक्शन प्रोसेस जुलाई महीने में हम कंप्लीट करने के लिए कमिटेड है। मुख्य जो इसमें बिंदु ये था कि हमने अदालत से निवेदन किया था कि स्टे को वैकेट कर दिया जाए, तो कोर्ट ने हमारी बात स्वीकार कर ली, स्टे वैकेट कर दिया। अब चुनाव होगा, अपनी तरह से जो है कार्यक्रम जो है इलेक्शन कमीशन जारी करेगा और उसकी तरह से तो आगे चुनाव बढ़ेगा। कितना आगे बढ़ेगा चुनाव? 3 दिन 4 दिन? 3 दिन का केवल डिले हुआ है। अब ये एडजस्ट करना जो है इलेक्शन कमीशन का काम है, कैसे करेगा वो करेंगे। अपना नोटिस भी किया है, जवाब भी दाखिल करना है तमाम चीज़। हाँ, जवाब 3 हफ्ते का हमें समय मिला है, हम जवाब दाखिल करेंगे, फिर मेरिट पे सुनवाई होगी। अब इलेक्शन में कोई जो है इसमें वो नहीं है, व्यवधान नहीं है। आरक्षण को लेके क्या कहा है कोर्ट ने फिलहाल? आरक्षण को लेके जो है प्राइम फेसा कोर्ट सेटिस्फाइड है, बाकी जो है मेरिट पे जो भी होगा जब काउंटर रिजॉइन। और इस बीच बड़ी खबर देहरादून से है, जहां पर पंचायत चुनाव से लगी रोक हटी है और चुनाव को लेकर बीजेपी ने कमर कसी। जल्द प्रत्याशियों के नामों की होगी घोषणा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का बयान सामने आया है, जिसको लेकर जो है बीजेपी पदाधिकारियों को जिम्मेदारियां दी जा रही हैं। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर, जल्द प्रत्याशियों के नामों की घोषणा होगी, जिसको लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का बयान सामने आया है। बीजेपी पदाधिकारियों को जिम्मेदारियां सौंपी जा रही हैं पंचायत चुनाव से लेकर जो है, चूंकि पंचायत चुनाव से रोक जो लगी हुई थी वो हटा दी गई है। अब नए तरीके से जो है इसको लेकर इसका शेड्यूल जारी होगा और उसको लेकर जो है बीजेपी ने अपनी कमर जो है कस ली है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं देहरादून से त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर, जहां पर गहमागहमी पहले से चलती आ रही थी और ऐसे में जो है अब त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर लगी रोक को हटा दिया गया है और ऐसे में बीजेपी ने अपनी कमर कस ली है, पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। देहरादून में संगठनात्मक चुनाव को लेकर बीजेपी एक बार फिर सक्रिय हो गई है, जिसको लेकर केंद्रीय संगठन ने चुनाव अधिकारियों की घोषणा भी कर दी है। बता दें कि उत्तराखंड में चुनाव अधिकारी की जिम्मेदारी केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा को सौंपी गई है। इस पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि जल्द ही आगे का कार्यक्रम प्रदेश चुनाव अधिकारी खजान दास तय करेंगे। हालांकि 1 जुलाई तक जो है प्रदेश का संगठनात्मक ढांचा तय कर लिया जाएगा। जुलाई से पहले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की भी घोषणा हो जाएगी। बारिश रुक जाएगी ना? हाँ, अभी मुझे सूचना मिली है कि उत्तराखंड का संगठन चुनाव के लिए, प्रदेश अध्यक्ष चुनाव के लिए हर्ष मल्होत्रा जी चुनाव अधिकारी हैं और 1 तारीख तक विधिवत रूप से उत्तराखंड भाजपा के नए अध्यक्ष की घोषणा कर दी जाएगी। मुझे लगता है कि हमारे प्रदेश के चुनाव अधिकारी हैं अपने माननीय खजान दास जी विधिवत रूप से चुनाव के कार्यक्रम घोषित करेंगे, जिसके ध्यान से आप तक पहुंचेंगे।
उधर देहरादून में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव मामले में हाईकोर्ट ने सरकार को बड़ी राहत दी है, जिसके तहत अब सरकार को चुनाव कराने की अनुमति मिल चुकी है। बता दें कि सरकार को काउंटर पेश करने के लिए 3 हफ्ते का समय दिया गया है। वहीं नॉमिनेशन फाइल करने की आखिरी तारीख 3 दिन बढ़ाई गई है। साथ ही पूरा चुनावी कार्यक्रम 3 दिन के लिए भी आगे बढ़ाया गया है। अब निर्वाचन आयोग जो है पंचायत चुनाव के लिए नवीन चुनाव कार्यक्रम जारी करेगा, यानी कि नया चुनावी कार्यक्रम जारी किया जाएगा। बीजेपी ने कहा कि हम हाईकोर्ट के इस फैसले का सम्मान करते हैं। कहीं न कहीं सत्य की जीत हुई है। कुछ लोगों ने चुनाव में अड़ंगा डालने का काम किया, लेकिन उनके मुंह पर यह तमाचा है। वहीं कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि चुनाव पर स्टे लगने के बावजूद हमने अपने ग्रामीण विधानसभाओं में अपने प्रभारी नियुक्त किए हैं, जिन्होंने अपना काम भी शुरू कर दिया है। शुरू से ही इस बात को कह रहे थे कि सरकार की जो आरक्षण घोषित सरकार द्वारा किया गया और बहुत जल्दी से जल्दी चुनाव हो, जो सरकार की मंशा थी, उसका आधार पर विधिवत रूप से चुनाव घोषित किया गया था। लेकिन क्योंकि न्यायालय भी एक पक्ष होता है, कुछ लोग न्यायालय की शरण में गए और आज न्यायालय ने निर्वाचन आयोग के हो या सरकार की आरक्षण पद्धति हो, उस पर अपनी सहमति प्रदान की है। देखिए, माननीय उच्च न्यायालय ने पंचायत चुनाव के बारे में जो आज निर्णय दिया है, कांग्रेस पार्टी उसका स्वागत करती है। हम चुनाव के लिए शुरू से तैयार थे। जब कार्यकाल समाप्त हुआ था पंचायतों का, उस समय भी कांग्रेस ने मांग करी थी कि तत्काल चुनाव का कार्यक्रम घोषित किया जाए। सरकार ने नहीं किया। जिन लोगों को भंग किया था उन्हीं को प्रशासक नियुक्त कर दिया। उनका कार्यकाल समाप्त हो गया तो उसके बाद आपने अधिकारियों को प्रशासक नियुक्त कर दिया। उनका भी कार्यकाल समाप्त हो गया तो आपने अध्यादेश भेज दिया राज्यपाल के पास। राज्यपाल ने अध्यादेश वापस कर दिया। हाईकोर्ट ने आपको लताड़ लगाई। आपने चुनाव का कार्यक्रम ऐसा घोषित किया कि उसको लोगों ने कोर्ट में चुनौती दे दी, वो स्टे हो गया। कांग्रेस पार्टी तो शुरू से तैयार थी। सारा जो कैओस हुआ है, सारी अफरा तफरी हुई है, ये सरकार की वजह से हुई है। और इस बीच बड़ी खबर देहरादून से है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियों में कांग्रेस पूरी तरीके से जुटी हुई है। पंचायत चुनाव को लेकर बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। कांग्रेस कमेटी बना रही है अपनी और प्रत्याशियों को लेकर एक पैनल तैयार कर रही है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। पार्टी प्रत्याशियों के लिए पैनल तैयार हो रहा है। पंचायत चुनाव की तैयारियों में कांग्रेस जुटी हुई है और अपनी तैयारी पूरी करती हुई पंचायत चुनाव की तैयारियों में कांग्रेस कमेटी अपनी बना रही है। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर, पंचायत चुनाव को लेकर पार्टी प्रत्याशियों की पैनल जो है बनाने की तैयारियों में कवायद में जुटी है पार्टी। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और खबर जसपुर से है, जहां पर प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल प्रतिनिधि मंडल की नवनिर्वाचित स्थानीय कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह 30 जून को होगा, जिसको लेकर चुनाव समिति ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। जानकारी के मुताबिक कार्यक्रम में प्रदेश कुमाऊं और जिला पदाधिकारी समेत 2-2 राज्य मंत्री के साथ हजारों व्यापारी शिरकत करेंगे। साथ ही नवनिर्वाचित व्यापार मंडल अध्यक्ष हरिओम सिंह अरोहरा और ने कहा है कि कार्यक्रम की तैयारी जोरों से चल रही है और समारोह को भव्य बनाया जाएगा। उद्योग व्यापार मंडल जसपुर की इकाई के 3 लोग निर्विरोध पदाधिकारी निर्वाचित हुए हैं और 4 दर्जन से अधिक मनोनीत पदाधिकारी इसमें शपथ लेंगे। समारोह में माननीय अनिल गोयल जी, माननीय नवीन वर्मा जी, जसपुर विधायक आदेश चौहान जी, जसपुर के पूर्व विधायक चंद्रमोहन सिंघल जी, जसपुर के राज्य मंत्री मुकेश कुमार जी, आदि यहाँ के। उधर उत्तराखंड में फिल्मिंग इकोसिस्टम के विकास की रूपरेखा तैयार कर ली गई है, जिस पर और जानकारी देते हुए यूएफडीसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी वंशीधर तिवारी ने बताया कि चर्चा का केंद्र बिंदु राज्य में फिल्म निर्माण में सुधार करना है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और भारत सरकार के मार्गदर्शन में उत्तराखंड को फिल्म निर्माण हब के रूप में स्थापित करने के प्रयास जारी हैं। देखिए, एक तो सुझाव हुआ था कि ये वेबसाइट ऐसी बनाई जानी चाहिए जहां पर जो लाइन प्रोड्यूसर हैं, जो होटल रिजॉर्ट्स हैं
जो स्थापना सुविधाएं हैं, टैक्सी प्रोवाइडर्स हैं, सब सूचना एक ही जगह मिले। उसके लिए भारत सरकार एनएफडीसी की टीम आई थी, कल हम लोगों ने परसों व्हाट्सएप किया था, वहां पर ये बात आई थी और शीघ्र ही हम लोग वेबसाइट के माध्यम से सारी सूचना एक ही जगह उपलब्ध कराएंगे। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब इन्वेस्टर समिट चल रही थी और मुंबई में जो फिल्म निर्माण उद्योग से जुड़े हुए लोग थे वहां पर इंटरेक्शन हुआ था, तो नई फिल्म पॉलिसी का ड्राफ्ट भी उनके समक्ष उन्होंने प्रस्तुत किया था। उन्होंने कहा था कि पूरा उत्तराखंड अपने आप में फिल्म डेस्टिनेशन है, तो फिल्म शूटिंग को बढ़ावा देने के लिए नई पॉलिसी उनके निर्देशन में तैयार किया हम लोगों ने। तो जो संविधान की 8वीं अनुसूची की भाषा है, उन सारी भाषाओं में जो फिल्में बनेंगी उसमें 2 करोड़ सब्सिडी थी, उसको बढ़ा करके हम लोगों ने 3 करोड़ किया। साथ ही साथ जो रीजनल फिल्म्स हैं, जो स्थानीय भाषा, बोली, संस्कृति के संरक्षण हेतु हम लोगों ने उसमें प्रावधान किए, उसमें भी 25 लाख की सब्सिडी दी जाती थी, जो बढ़ा करके 2 करोड़ तक किया गया। उसका परिणाम ये रहा कि स्थानीय बोली भाषा की फिल्मों में कई गुना की वृद्धि हुई है और अब तक। उधर हरिद्वार में कांवड़ मेला 2025 को लेकर कंट्रोल भवन में इंटर स्टेट बैठक हुई है और इस बैठक में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और दिल्ली, हरियाणा, पंजाब 5 राज्यों के अधिकारी शामिल हुए। उत्तराखंड के मुख्य सचिव आनंद वर्धन की अध्यक्षता में ये बैठक हुई और बैठक के बाद में मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने कहा कि कांवड़ मेले को सकुशल और सुरक्षित संपन्न कराने के लिए आसपास के राज्यों के अधिकारियों के बीच में आवश्यक चर्चा की गई है। उन्होंने कांवड़ियों से हॉकी, बेसबॉल बैट जैसी वस्तुएं न लाने की अपील की है। साथ ही डीजे और कांवड़ की साइज ज्यादा को लेकर भी दिशा निर्देश दिए गए हैं। उत्तराखंड में डीजीपी दीपम सेठ ने कहा कि पहलगाम में हुए हमले के बाद में कांवड़ मेले की सुरक्षा के लिए सभी एजेंसियों को अलर्ट किया गया है और अन्य राज्यों के साथ में रूट प्लान किया जा रहा है। देखिए, कांवड़ यात्रा पूरे उत्तर भारत की एक बहुत ही महत्वपूर्ण धार्मिक एवं आस्था से संबंधित यात्रा होती है और जिसमें सिर्फ उत्तराखंड ही नहीं अपितु उत्तराखंड के जितने हमारे पड़ोसी राज्य हैं सबका इन्वॉल्वमेंट होता है। तो इसीलिए हमारे जितने पड़ोसी राज्य हैं उनके वरिष्ठ पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों के साथ आज यह समन्वय बैठक की गई, जिससे कि जो हमारी कांवड़ यात्रा है 2025 की, वो किस प्रकार हम उसको सकुशल संपन्न करा सकें और जो भी कांवड़ यात्री आते हैं वो सकुशल अपने गंतव्य को, यहाँ से हर की पैड़ी से जल भर के अपने गंतव्य को जा पाए। डेफिनेटली देखिए, वो चैलेंज तो रहता ही है क्राउड मैनेजमेंट और ट्रैफिक मैनेजमेंट के दृष्टिकोण से, तो उसी चैलेंज को कैसे हम सकुशल से निपटे, उसी के लिए आज ये विस्तृत विचार विमर्श किया गया। देखिए, जैसा कि मुख्य सचिव महोदय ने आपको बताया, ये बड़ी महत्वपूर्ण बैठक आज संपन्न हुई है, क्योंकि जैसा आप समझते हैं ये एक धर्म और आस्था का प्रतीक तो है ही ये मेला, परंतु एक यातायात प्रबंधन, भीड़ प्रबंधन, कानून व्यवस्था की दृष्टिगत ये एक बहुत बड़ी चुनौती भी होता है और इसके लिए हमें सीमावर्ती राज्यों से जो समन्वय स्थापित करना होता है, चाहे वो यातायात प्रबंधन का हो, भीड़ प्रबंधन का हो और जो वर्तमान में सुरक्षा परिदृश्य है उसमें ये पूरी कांवड़ यात्रा को सुरक्षित ढंग से संपन्न कराना, ये सभी पहलू आज हम लोग ने इन पर विस्तृत विचार विमर्श किया। जो अंतर राज्यीय जो कोऑर्डिनेशन की जरूरत होती है उन सब। उधर पौड़ी में आगामी कांवड़ यात्रा को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बता दें कि जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया की अध्यक्षता में ये बैठक हुई है और बैठक में जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने सभी संबंधित विभागों को 5 जुलाई तक सभी व्यवस्थाएं पूरी करने के निर्देश दिए हैं, जिससे कि श्रद्धालुओं को यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। और साथ ही जिलाधिकारी ने लोक निर्माण विभाग के कांवड़ यात्रियों के लिए निर्धारित पैदल मार्गों की समयबद्ध मरम्मत करने और आवश्यकतानुसार वैकल्पिक मार्गों की भी व्यवस्था करने को कहा है। इसके अलावा उन्होंने मुख्य सड़कों पर पैचवर्क का कार्य भी समय से पूरा करने के लिए निर्देश दिए हैं ताकि यातायात व्यवस्था प्रभावित न हो।
उसमें क्योंकि अभी हमारा कांवड़ शुरू होने वाला है और नीलकंठ महादेव मंदिर के आसपास बहुत ही बड़ी संख्या में लोग आते हैं, तो इसको लेकर आज एक विस्तृत बैठक की गई, जिसमें उनको जो सफाई व्यवस्था है उसके संबंध में, जो अस्थायी वहां पे विद्युत लाइनें होती हैं, सोलर लाइट्स होती हैं, हमारे जल कनेक्शन होते हैं, और साथ में जो पार्किंग आदि की व्यवस्था होती है, मेडिकल रिलीफ पोस्ट बनाए जाते हैं अस्थायी रूप से डॉक्टर्स के, तो इन सभी चीजों पे विस्तृत चर्चा की गई और सभी को निर्देश दिए गए हैं कि 4 जुलाई के सबके अपने अपने डेडलाइंस भी दिए गए हैं। उधर उत्तराखंड के देहरादून में चारधाम यात्रा सुचारू रूप से चल रही है, तो वहीं यात्रा को लेकर बीकेटीसी अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी का कहना है कि बद्री केदार मंदिर समिति में लगभग 47 मंदिर हैं और जहां पर लगातार भक्तों के दर्शन का सिलसिला जारी है। और अगर बद्रीनाथ केदारनाथ धाम की बात करें तो अभी तक 22 लाख से अधिक यात्री दर्शन कर चुके हैं, तो वहीं अभी तक मंदिर को लगभग 44 करोड़ की आय हो चुकी है। देखिए, श्री बद्री केदार मंदिर समिति के जो हमारे धाम है, और इसमें हमारे लगभग 47 मंदिर है, जिसमें 2 हमारे बड़े धाम है, श्री बद्रीनाथ जी और श्री केदारनाथ जी। 2 मई को जो है कि कपाट खुले थे हमारे श्री केदारनाथ जी के, और 4 तारीख को खुले थे हमारे श्री बद्रीनाथ जी। अब तक लगभग जो है कि कल तक का जो आंकड़ा है हमारा, लगभग 22,67,700 तीर्थयात्रियों ने यहाँ पर दर्शन किए हैं, और जो ऑफलाइन और ऑनलाइन पंजीकरण होता है लगभग 28,68,500 लोगों ने जो है इसका पंजीकरण कराया। सभी यात्रियों के लिए जिस प्रकार से यात्रा के सीजन में हमारे जिला प्रशासन, हमारा प्रशासन, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री, आपको मालूम है जब कपाट खुले थे तो चारों धामों में हमारे मुख्यमंत्री जी स्वयं उपस्थित थे, बद्रीनाथ जी, केदारनाथ जी, यमुनोत्री, गंगोत्री। सरकार ने जो संकल्पबद्ध है सभी तीर्थयात्रियों के लिए, देश भर से जो इन धामों में पूरे तीर्थयात्री आते हैं, लगातार तीर्थयात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। उनको किस प्रकार से सुलभ, सरल और सहज और सुरक्षित जो है कि हम यात्रा उनकी करें और उनको दर्शनों की व्यवस्थाएं कराएं। सभी यात्रियों ने जो है कि ठीक प्रकार से यात्रा पूरी अच्छी प्रकार से चल रही है। उधर दिनेशपुर के सुंदरपुर गांव में बड़ी ही धूमधाम से जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली गई। यह यात्रा सुंदरपुर गांव से शुरू होकर दिनेशपुर नगर पंचायत क्षेत्र के अलग अलग मार्गों से होते हुए श्री हरिश्चंद्र गुरुचंद्र धर्म मंदिर में आकर समाप्त की गई। इस दौरान श्रद्धालुओं ने कहा कि उड़ीसा के पुरी जगन्नाथ मंदिर में भी इसी दिन जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली जाती है। जैसे कि सभी को पता है कि उड़ीसा पुरी जगन्नाथ धाम में ये यात्रा निकाली जाती है, तो उसी के अनुरूप हम पिछले 4-5 सालों से हमारे गांव से सहदेव मंडल, हमारे एक जमाई है, तो वो निकालते हैं। वो खुद ये रथ तैयार किया है, वो उनके अनुयायी में हम निकालते हैं। तो उनका उद्देश्य यही है कि आस्था और पवित्र जगन्नाथ धाम यात्रा में सभी प्रतिभाग करें। ये आज सुंदरपुर से निकाल के हम हरिमंदिर होते हुए दिनेशपुर चौराहे घूम के फिर हम सुंदरपुर में एक व्यक्ति है हरिपद विश्वास जी के घर, वहाँ उनके मौसी जी के यहाँ रुकेगी। तीनों ठाकुर वहाँ रुकेगी 7 दिन तक। जय जगन्नाथ। जगन्नाथपुरी धाम का एक बहुत ही प्रसिद्ध एक रथ यात्रा के रूप में हम लोग निकालते हैं। पूरे विश्व भर के लोग यहाँ आते हैं, रथ यात्रा के रूप में निकाला जाता है। जगन्नाथ ठाकुर अपने घर से यहाँ परिक्रमा करके जाके अपने मासी माँ के घर में जाते हैं और वहाँ 7 दिन विश्राम करते हैं, जहाँ की वहाँ हर रोज अलग अलग प्रकार के भोग प्रसाद ठाकुर जी को चढ़ाया जाता है। जय जगन्नाथ। पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत के कई साल पुराने सहसपुर भूमि खरीद के मामले को एक बार फिर से एनफोर्समेंट डायरेक्टर ने जांच के दायरे में ला दिया है। ईडी ने इस मामले में हरक सिंह से पूछताछ की। उधर हरक सिंह इस कार्रवाई को राजनीतिक नुकसान पहुंचाने के इरादे से की गई कार्रवाई बता रहे हैं और सहसपुर भूमि खरीद के मामले में हरक सिंह रावत एक बार फिर से जांच के दायरे में है। इस बार एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जमीन खरीद से जुड़े मुद्दे पर हरक सिंह से पूछताछ जारी है और कुछ बिंदुओं पर जो है ईडी हरक सिंह से पूछताछ करना चाहती थी, जिसको लेकर यह पूछताछ की जा रही है। अब जैसे माने राहुल गांधी जी ने कहा है कि ईडी सीबीआई जितने सम्मान आएंगे वो हमारे लिए मेडल है,
ऐसे ही ये भी एक राजनीतिक कार्यकर्ता के लिए आप जितना आगे बढ़ोगे, जितना संघर्ष रहेगा, जितना राजनीति में आपका प्रभाव होगा, ये सब चीजें होती रहेंगी। इस तरह एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है राजनीति में प्रधानता के लिए। मैं तो अपने भाजपा के मित्रों से कहना चाहता हूं कि इस तरह दुरुपयोग मत करो। अगर इस तरह दुरुपयोग अगर एजेंसियों का होगा, सीबीआई का होगा, अभी मैं सीबीआई के गया था 2016 के मामले में, अगर इस तरह एजेंसियों का दुरुपयोग होगा तो ये गलत है। ऐसे देखिए, जब आदमी पाक साफ होता है ना, 2+2 हरिद्वार में हाल ही में एक भाजपा नेत्री द्वारा अपनी बेटी के यौन उत्पीड़न मामले में काफी सुर्खियां बटोरी हैं। अब इस मामले में तब और जो है तूल पकड़ लिया जब महिला कांग्रेस अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने सरकार पर आरोप लगाया कि मुख्य आरोपी को जेल में विशेष सुविधाएं दी जा रही हैं जो सरकार की मिलीभगत से संभव हुआ है। और इसके जवाब में भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि जेल में सभी नियम जेल में मैनुअल के अनुसार चलते हैं और सरकार का इससे कोई संबंध नहीं होता। उन्होंने कहा कि कांग्रेस निराधार आरोप लगा रही है। अगर उनके पास किसी भाजपा नेता द्वारा आरोपी से जेल में मिलने का प्रमाण है तो उसे सार्वजनिक करें। देखिए, लगातार भाजपा की सरकार ये दावे करते आई है कि वो उत्तराखंड में महिला सशक्तिकरण की बात कर रही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा वो देती भी आई है। लेकिन एक बहुत बड़ी घटना हरिद्वार में हुई जहाँ पे उस घटना ने न सिर्फ एक माँ बेटी के रिश्ते को कलंकित करने का काम किया, उसने रिश्तों में विश्वास को कम करने का काम भी किया। लेकिन कल एक अनोखी घटना हुई कि अनामिका शर्मा, जो भाजपा की पूर्व जिलाध्यक्ष हैं और जिन्होंने अपनी 13 साल की बेटी के साथ रेप करवाया, उनको शराब पिलाई, आज वो 5 जून को जेल में गई और उनकी कुछ फोटो और एक ऑडियो जेल के अंदर से हमारे पास आया है और उसमें वो अपने परिवार से 10 मिनट लगातार बात कर रही है। वो ऑडियो मैं भी आपको रिलीज करूंगी। साथ ही उनको योगा दिवस पे सम्मानित किया जाता है। उनका एक फोटो योगा दिवस का जेल के अंदर का ये आया है, जो महिला 5 जून को अरेस्ट हुई है। किसी भी प्रकार से जो ये बात कांग्रेस की महिला अध्यक्ष उठा रही है वो पूरी तरीके से निराधार है। सरकार का इसमें कोई भी हाथ नहीं है। सरकार का अगर हाथ होता तो निश्चित तौर पे उसको बचाने का प्रयास किया जाता, लेकिन सरकार ने किसी भी प्रकार से बचाव का कार्य नहीं किया है। और थोड़ा अगर पढ़ लिख लेती कांग्रेस तो आज पता नहीं उसका स्तर कहाँ होता। उनको ये जानकारी होनी चाहिए कि जेल प्रशासन द्वारा जो भी वहां पर आरोपी होते हैं उनको अपने परिवार से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से और फोन के माध्यम से बात करने की इजाजत हफ्ते में और महीने में दी जाती है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।